Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on our chapter number 2 of history, that is writing and city life. And in this chapter, we were talking about the Mesopotamian civilization. और हमने इसमें ये पढ़ लिया है कि what all were the major you can say developments that this area saw during this time period, है ना. हमने इनिशियली ये देख लिया है एक्चुअली में इस जगह की लोकेशन क्या है. हमने ये समझ लिया है कि यहाँ पे एक्सकवेशन होने के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस क्यों किया गया, what were the reasons behind it. फिर हमने इनकी एग्जैक्ट अभी जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है, कहाँ पे क्या है, दैट इज ऑल्सो व्हाट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन आवर प्रीवियस क्लासेस. फिर उसके बाद हमने ये कर लिया था कि ये जो एरिया है इसकी ऐसी जोग्राफिकल कंडीशंस होने के बावजूद भी, even after that, what happened that this area actually had lot of good food production and ample of food production था. और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके कारण this area saw urbanization, division of labor आ गया था, जो self sufficiency हो गई थी, यानी कि डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर अदर प्रोडक्ट्स. एंड एज आई सेड, डिवीजन ऑफ लेबर हो गई थी, स्पेशलाइजेशन हो गया था, कैसे ब्रॉन्ज टूल प्रोड्यूस होगी, कैसे सारी चीजें प्रोड्यूस होगी. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर जब इनका ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जरूरत पड़ी इनको एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो इकोनॉमी को समवेयर कंट्रोल करने के लिए, जिसमें कुछ लोग हैं जो कमांड करेंगे और बाकी जो है वो उनको ओबे करेंगे या फॉलो करेंगे. तो ये धीरे धीरे अर्बनाइजेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ रहे थे. एंड देन अलोंग विद दिस यहाँ पे हमने देखा था कमिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए कि चीजें कहाँ आती है भाई, और ये जो कंट्री साइड है वहां से फूड लाके कहाँ स्टोर होता है, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. वी इवन अंडरस्टूड कि ब्रॉन्ज इज समथिंग विच इज नॉट you can say easily available, और especially इसको बनाने के लिए we need to use two tools. Basically it is alloy of copper, not tools, I mean metals. alloy जो है it is alloy of copper and tin, तो इसको अलग लोग बनाते थे, उसके बाद दूसरे लोग इससे टूल्स बनाते थे, तो स्पेशलाइजेशन आ गया था. और हमने जब स्पेशलाइजेशन की बात की तो हमने एक स्कल्पचर की भी बात की थी, और ये जो स्कल्पचर है this is actually relating to you can say the world famous वारका हेड, जिसमें अलग अलग जगह से चीजों को लाके बहुत अच्छी तरीके से क्राफ्ट किया गया था. एंड दैट इज व्हाई दिस स्कल्पचर इज एक्चुअली वर्ल्ड फेमस. हमने देखा था कैसे आइस के लिए लेपिस lazuli, शेल और बिटुमेन यूज किया गया था, स्टोन मार्बल का स्टोन था, मतलब मार्बल स्टोन पे चीजें बनाई गई थी, और जो मॉडलिंग थी बेसिकली माउथ की, चिन की, चीक की बहुत अप्रोप्रिएट थी, और समवेयर ग्रूव भी था ऑन द टॉप ऑफ दी हेड फॉर मे बी सम ऑर्नामेंट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. और बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें यूज की गई थी जो बहुत दूर से मंगाई हुई. तो यानी स्पेशलाइज्ड इनकी स्पेशलाइजेशन डेवलप हो गई थी और ये चीजों को दूर दूर से मंगाते थे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन टिल आवर प्रीवियस क्लास. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. अब जो हमारी नेक्स्ट चीज है वो है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज. जब हमने अभी तक इतनी बातें कर ली कि ऐसे ट्रेड होता था, एंड अलोंग विद दिस जो ट्रेड है it became so vast कि there was a need to organize and control it and also have written records, है ना. इसमें हमने बेसिकली कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे कि भाई स्टोर, जो विलेजेस वगैरह से फूड आते थे उसके बाद वो स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट होते थे सिटीज में. तो जितने भी गुड्स हैं एक सिटी से दूसरे सिटी या विलेज से सिटीज में किस तरीके से आते थे, ये सारी चीजें जो है ये हम अब कर लेते हैं. ठीक है. सो नाउ वी नो दैट हमने अभी तक जितनी बार भी पढ़ा है, यू मस्ट हैव नोटिस कि आई हैव अगेन एंड अगेन सेड कि फूड प्रोडक्शन जो है इनका वो बहुत है. ठीक है. दैट मीन्स दे वर वेरी गुड एट एग्रीकल्चर एंड दी अदर फूड आइटम्स.
उनके प्रोडक्शन। तो ठीक है, फूड रिसोर्सेज में तो मेसोपोटामिया जो है इट वाज रिच, बट अगर मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो वो बहुत ज्यादा नहीं थे यहाँ पे। ओके, दे वर समवेयर लैकिंग इन मिनरल रिसोर्सेज। अगर हम देखिए मोस्ट पार्ट्स ऑफ द साउथ जो है वहां पे स्टोन्स की भी कमी होती थी फॉर मेकिंग टूल्स या सील्स या फिर इवन सर्टेन काइंड ऑफ ज्वेलरी, जो अलग अलग स्टोन्स चाहिए होते थे वो नहीं अवेलेबल थे। और अगर हम उनके वुड की बात करें ना, तो उनका जो वुड है, जो इराकी डेट पाम है, या फिर वहां पे जो एक फ्लावरिंग प्लांट है पॉपुलर, इन्हीं के अपने बस वुड अवेलेबल थे। और ये जो वुड थे ये इतने ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं थे जिससे कि आप कार्ड्स बना सको, मतलब इतना हार्ड वुड नहीं था, वेरी सॉफ्ट। और फ्लावरिंग प्लांट का तो हमें पता है ये कैसा होता है। डेट पाम का भी हम बोलेंगे इतना ऐसा, उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता फॉर मेकिंग कार्ड्स एक्सेट्रा, कार्ट व्हील्स या इवन बोट्स। एंड हमें पता है कि यहाँ पे मेटल्स भी अवेलेबल नहीं थे फॉर टूल्स या फिर वेसल्स या इवन फॉर ऑर्नामेंट्स। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो एंशियंट मेसोपोटामियन वाले लोग हैं, उन वो लोग किसी किसी चीज के प्रोडक्शन, मतलब बेसिकली फूड प्रोडक्शन में अच्छे थे, और साथ में दे ट्रेडेड देयर अबंडेंट टेक्सटाइल्स एज वेल। ठीक है, टेक्सटाइल्स भी वो अच्छा प्रोड्यूस करते थे, तो वो अपने टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको क्या करते थे, ट्रेड करते थे फॉर वुड, कॉपर, tin, silver, gold, shell, and few stones from Turkey and Iran and even across the Gulf। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम इसको बहुत प्रिसाइजली अगर बोले तो सीधी सी बात ये है कि अबंडेंट और सरप्लस टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था इनका, जिसके कारण ये लोग क्या करते थे, these people used to ट्रेड इन दीज थिंग्स। ठीक है, दीज कमोडिटीज, और इन कमोडिटीज के बदले में ये लोग क्या लेते थे, वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, शेल और कुछ स्टोन्स। ठीक है, सो दैट मीन्स एज आई सेड कि हम इससे ये चीज निकाल सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और टेक्सटाइल्स अच्छा प्रोड्यूस करते थे, बदले में जो इनके एरिया में जिन चीजों की कमी थी, जैसे कि वुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्स, बोट्स एक्सेट्रा, वो ले लेते थे। बाकी जो मेटल्स है, कॉपर, टिन, सिल्वर और फिर मतलब गोल्ड, शेल, और ऑब्वियसली हमें पता है कॉपर और टिन में से ब्रॉन्ज वगैरह बना। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। नेक्स्ट चीज पे पहुंचते हैं। हमें पता है कि ये इन एरियाज से मिनरल वगैरह ले लेते थे, एंड ऑब्वियसली बात है कि ये वाले जो एरियाज है इनके एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं होता होगा, एंड दैट इज वाई ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस और जो टेक्सटाइल्स है वो मेसोपोटामिया के लोगों से लेते थे, और मेसोपोटामिया के लोगों को इन एक्सचेंज वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर ये सारी चीजें दे देते। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा ये जो एक्सचेंजेस हैं धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, रेगुलर हो गए थे। तो ये हमें पता है पॉसिबल तभी हो पाएगा जब एक प्रॉपर सोशल ऑर्गेनाइज सिस्टम हो, उनको पता हो कि हमें फॉरेन एक्सपेडिशंस यानी कि हमें बाहर के एरिया में ट्रेड करने के लिए कैसे जाना है, कितनी दूर है, क्या क्या बीच में मे बी प्रॉब्लम्स आती है, कैसे नई जगह पे हमें डील करना, ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, है ना। एंड एक्सचेंजेस कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे सामने वाले को मतलब क्या चाहिए होता है, एंड व्हाट आर द गुड्स दैट वी आर रेडी टू सेल। तो वो सारी चीजों के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए हम देखेंगे यहाँ पे एक तरीके से पीपल आर डेवलपिंग अदर थिंग्स ऑल्सो। इट वॉज नॉट ओनली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, पर ऐसा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए कि इसकी ये जॉब है, इसकी ये जॉब है, इस तरीके से हमें डील करनी है या ट्रेड करना है। एंड दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग इन द सदर्न मेसोपोटामिया। ठीक है, यानी वो फॉरेन एक्सपेडिशंस कैसे कंडक्ट करने हैं, एक्सचेंजेस कैसे स्टार्ट करने हैं, एंड फाइनली ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है प्रॉपरली, ट्रेड ताकि ट्रेड जो है हो जाए बिटवीन द टू ग्रुप्स। ये तो हो गया कि चलो ट्रेड कैसे किन किन चीजों में होता था और
क्या क्या उसके लिए स्पेशल हम बोलेंगे लोगों को कैसे डेवलप होना चाहिए। बट इसके साथ कुछ और जरूरी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए यहाँ पे, कि क्राफ्ट ट्रेड और सर्विस तो है कि क्राफ्ट से रिलेटेड में भी ये लोग सामान ले रहे हैं या क्राफ्ट आइटम बेच रहे हैं या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक और जो बहुत जरूरी चीज होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट, यानी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, ये जरूरी होता है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। एनी विच वेज हमने देखा है कि ट्रेड इतने अच्छे से होता था, तो ट्रेड इतने अच्छे से तभी हो सकता है जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे से डेवलप हो, नॉट ओनली विद इन मेसोपोटामिया बट ऑल्सो उनके पास अलग सोर्सेज होने चाहिए, सो दैट वो क्या कर पाए, सो दैट दे कैन कैरी ऑन देयर ट्रेड स्मूथली विद द अदर एरियाज एज। ठीक है, तो टू बी मोर यू कैन से प्रिसाइज या और अच्छे से समझने के लिए, हमें पता है कि जब ये लोग ट्रेड करते थे तो सबसे पहला इनके हम इफ आई आस्क यू द मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू मे थिंक कि ऐसा ये वाली चीज यूज करते होंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो होगा कि एनिमल्स, है ना। बट हियर कम्स अ प्रॉब्लम, they thought that obviously it will take too much of time if they are trading far distances, है ना। अगर बहुत दूर वाले एरिया में अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जब वो एनिमल के थ्रू मे बी थ्रू बुलक कार्ट्स या ऐसे करके कुछ भी एनिमल को यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उनको एनिमल को फीड करना पड़ेगा रास्ते में। ठीक है, और बेसिकली बहुत अगर हैवी चीजें हो जैसे मे बी ग्रेन चारकोल वगैरह, तो इनको कैरी करना क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर द एनिमल्स, इट बिकम्स एक्चुअली वेरी मे बी स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और एनिमल्स को रास्ते में आप प्रॉपर फीड करोगे, ध्यान रखोगे कि दे आर गुड इन हेल्थ, तबीयत खराब नहीं हो या ऐसा कुछ भी चीजें हो, तो वो क्या देखेंगे कि एनिमल using animal for transportation may provide certain problems. So इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि the cheapest mode of transportation क्या हो जाएगा, water. Very easy because obviously जो उस टाइम पे बोट थी, they were basically boat design which were propelled by the river current या फिर wind की direction में जैसे कि move करती थी। ठीक है, तो अब इन्होंने स्टार्ट की रिवर बोट्स और बार्जेस लोडेड विद सैक्स और ग्रेन्स, and these were propelled by the current of the river and or wind. Okay, so simple चीज है, but when animals transport goods they need to be fed. but हमें पता है कि जो river boats वगैरह है, and there are other term also used barges, they are also kind of boats only जो पहले टाइम पे यूज होते थे। तो हमें पता है कि ये जो है हमारे रिवर बोट्स, these were propelled by river current or and wind, and these provided a better means of transportation and especially for far off areas। ठीक है, because as I said animal जो है उनको भी fodder चाहिएंगे अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी करना है, और बहुत ज्यादा हैवी जो है उन पे लोड करके नहीं लेके जा सकते। एंड एडेड टू इट ऑब्वियसली हमें पता है वहां पे बहुत सारी कैनाल्स थी, नेचुरल कैनाल्स थी एंशिएंट मेसोपोटामिया की, और जब हमने लोकेशन पढ़ी थी तब भी हमने देखा था आसपास बहुत सारी वाटर बॉडीज है। ठीक है, अराउंड इट्स बाउंड्रीज। सो ऑब्वियसली ये एक गुड ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है। एंड बेसिकली हम देखेंगे कि कैनाल्स और नेचुरल जो चैनल्स हैं एंशिएंट मेसोपोटामिया में, वो रूट्स अच्छे रूट्स थे जहाँ पे गुड को ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता था बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स। एंड मतलब this was the best way they thought that things could be transported, and the best way or and the means of transportation of goods। बीच बीच में सेटलमेंट्स भी होती थी कैनाल्स के अराउंड, तो दे कुड बेसिकली स्टॉप एंड जस्ट मे बी रिलैक्स फॉर, या जो उनको जरूरत होती थी वो नीड कैटर करके फिर वापस से अपने ट्रेड में लग जाते थे। सो बेसिकली कैनाल्स एंड नेचुरल चैनल्स और पूरा जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, दे कंसिडर्ड वाटर
transportation through these river boats and barges more you can say appropriate and more suitable rather than using animals for trade purposes. ठीक है, और इसी से अगर हम देखें रिलेटेड तो वी हैव अकाउंट्स ऑफ वन ऑफ द सिटी ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन विच इज मारी. ठीक है, ये जो है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दिस इज बेसिकली एरिया विच डेवलप बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये उस एरिया में लाई करता था जहां से सारे के सारे ट्रेड कंडक्ट किए जाते. तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये ट्रेड कंडक्ट किए जाते थे यहाँ से, तो इसके बीच में लोग जो है रुकते थे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ विच दिस एरिया एक्चुअली प्रॉस्पर्ड अ लॉट. ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, एंड सिमिलरली एक और हम चीज पे फोकस कर सकते हैं यहाँ पे कि इसी रीजन से जो रिवर यूफ्रेट्स है इट बिकेम एक्चुअली वर्ल्ड रूट. बहुत सारी जगह का जो ट्रेड है वो इसी एरिया से, इसी रिवर के अराउंड होता था, इसीलिए इसको एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट माना गया व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड एट दैट टाइम. ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया कि मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज किस तरीके से होता है. पहले तो क्या क्या चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होती थी, क्या क्या गुड्स हैं जो इनके पास अवेलेबल थे, ये बाहर वाले लोगों से लेते थे और अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और टेक्सटाइल्स वगैरह उनको देते थे. और फिर हमने ये देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन जैसी डेवलप करनी पड़ी, ऑब्वियसली नीड था. एंड देन ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल से ज्यादा प्रेफर ये लोग क्या करते थे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब रिवर बोट्स थ्रू कनाल्स एंड नेचुरल चैनल्स. ठीक है, जिसके कारण ये जो एरिया है जो जहां से ट्रेड होता था या जिसके आसपास से रिवर या ऐसी वाटर बॉडी गुजरती थी, इट बिकेम मतलब उसके अराउंड की जो एरिया है सेटल सिटीज वो धीरे धीरे डेवलप होने लगी. ओके, एंड दैट इज व्हाई रिवर यूफ्रेट्स जो है वो एक it became very important if we talk in terms of the world route trade as during that time. ठीक है, अब हम आ जाते हैं on our next topic which is development of writing. ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या समझने की जरूरत है. I again did tell you in the previous class कि जब ट्रेड ज्यादा होने लग गया था तो उनको उनका रिकॉर्ड बनाने की जरूरत होने लगी. तो उनका रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे हम, ऑब्वियसली थ्रू राइटिंग. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुई, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग. तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि राइटिंग कैसे डेवलप हुई. हमें ये तो सबको पता ही है कि सारी सोसाइटीज में क्या होता है, लैंग्वेज होती है. लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम कुछ अपने कुछ तरीके से कुछ साउंड्स निकालते हैं थ्रू आवर माउथ विच हैव मीनिंग. सो इफ आई से कि दे हैव मीनिंग, इट मींस कि आई एम सेइंग समथिंग विच इज अंडरस्टैंडेबल टू यू. ठीक है, वो हो जाती है लैंग्वेज. ठीक है, तो एक तरीके का वर्बल कम्युनिकेशन है. राइटिंग क्या होती है वो भी हम बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन है, बट इन डिफरेंट वे. क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो स्पोकन साउंड्स है उनको कुछ विजिबल साइंस में कहीं पे पुट डाउन करते हैं. I am saying, if I am saying Mesopotamia, if I am saying development, if I am saying writing, तो writing I am saying it from my mouth, it is a kind of spoken thing, है ना. but इसको लिखने के लिए कैसे मैंने इसको लिखा है, that becomes our you can say written records. और script कौन सी यूज की है, तो हमें यहाँ पे क्या आ जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस आ जाती है. So when we talk about writing or a script, we mean that the spoken sounds are represented in visible signs. मुझे पता है writing की मैं कैसे represent करूंगी, W R I T I N G, ये एक तरीके के क्या हैं, हमारे सिंबल्स ही तो हैं. G लिख रही हूँ, this is a kind of symbol. W लिख रही हूँ, it is a kind of symbol that I am actually using, yeah, I am drawing so that I can convey whatever I wish to convey. Okay,
So now here again let us move on to their script and their language. ठीक है. So being more clear, the first thing that we should understand here, as I said, we will always remember that initially the writing developed here as a need of maintaining records. ठीक है. So इसी को थोड़ा सा और हम डिटेल में कर लेते हैं, so that we understand कि इनकी writing कैसे डेवलप हुई थी and what were the other things that happened if we talk in terms of writing. The first thing is cuneiform writing. इनकी जो डेवलप हुई थी वो cuneiform writing. ठीक है. Now what is it, that also we'll understand. The first Mesopotamian tablet was written around 3200 BCE. ठीक है. ये आपको याद रखना है कि जो पहली मेसोपोटामियन टैबलेट है वो 3200 BCE में लिखी हुई थी, जिसमें पिक्चर लाइक साइंस और कुछ नंबर्स जैसे थे. ठीक है. They were about, you can say, 5000 list of oxen, fish, bread, loaves. That means ऐसे लग रहा था these are the list of goods that were brought into or distributed from the temples of Uruk, a city in the south. तो clearly हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था. As I said कि writing सबसे पहले क्यों डेवलप हुई थी. राइटिंग सबसे पहले इसीलिए डेवलप हुई थी क्योंकि इनको क्या करना था, मेंटेन करना था रिकॉर्ड. किस चीज का रिकॉर्ड, की चीजें कैसे एक जगह से दूसरी जगह कितने अमाउंट में ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रेड कितना हो रहा है. तो उसी में यही था. पिक्चर साइंस थे, इसमें कुछ एनिमल्स जैसे कि पिक्चर साइंस मतलब सिंबल्स जैसे बने हुए थे, पिक्चर लाइक, और उसके आगे नंबर जैसे लिखे हुए थे. स्पेसिफिकली जैसे इन्होंने हमें बताया हुआ है, ऑक्सन के थे, फिश, ब्रेड, लोव. ठीक है. और कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे फ्रॉम अमंग द टेम्पल्स ऑफ उरुक, जो कि साउथ में एक सिटी है. ठीक है. तो ऑब्वियसली क्लियरली हमें ये पता चलता है कि राइटिंग जो है इट बिगैन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, बिकॉज हमें पता है अर्बनाइजेशन आ गई थी, सिटी लाइफ डेवलप हो गई थी, एंड अलग अलग टाइम पीरियड पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे थे यहाँ पे, टाइम पीरियड आई मीन अलग अलग टाइम पे, मतलब when they started to trade, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जितनी बार भी ट्रेड हुआ तो इसमें बहुत अलग अलग टाइप के लोग इन्वॉल्व थे. बहुत दूर दूर की जगह थी, पास की जगह थी, और वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो यूज होते थे इस टाइम पीरियड. ठीक है. तो ट्रांसपोर्ट होने के कारण इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी हो गया. एंड रिकॉर्ड मेंटेन ऑब्वियसली हम ओरली तो कर नहीं सकते, तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, ऑब्वियसली इन रिटन फॉर्म, और इसीलिए इनकी राइटिंग जो है इस टाइम पीरियड में डेवलप हुई. अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और आगे समझ ले कि ठीक है राइटिंग की नीड तो हो गई, राइटिंग की नीड होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि कैसे आगे राइटिंग जो है वो डेवलप हुई. तो उसी से रिलेटेड देख लेते हैं. ठीक है. तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझनी चाहिए वो ये है कि ये लोग क्या करते थे, क्ले के टैबलेट जैसे लेते थे. ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो नोटिस इट इन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 34. ठीक है. अब एक नया वर्ड आएगा यहाँ पे, स्क्राइब. ओके, so what do we mean by this term scribe? Scribe होते थे people who knew how to read and write. Everybody could not write. ये जो काम है it was a specialized work. इसमें skill और technique चाहिए होती थी, especially at that time. And we will understand why we are saying this. तो एक scribe होता था, as I said, just you need to remember this word. Okay, scribe. स्क्राइब जो है वो क्या करते थे, वेट क्ले लेते थे, क्ले थोड़ा गीला करके उसको पैट करते थे इनटू साइज, मतलब जिस भी साइज का उनको वो क्ले का टैबलेट चाहिए
और उसको इस तरीके से बनाते थे कि उसको आराम से वो क्या कर सके, हाथ में पकड़ सके। दे कुड इजीली होल्ड इट, इतने साइज का बनाते थे। एंड उसके बाद उसको क्या करते थे, केयरफुली सरफेस को स्मूदन करते थे। उसके बाद एक शार्प एंड की रीड, रीड क्या होती है बेसिकली, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू, एक स्ट्रिप ऑफ वुड जैसे होती है, एक प्लांट जैसे होता है, उसकी बहुत थिन स्ट्रिप ऑफ वुड लेते हैं और उसको कट कर देते थे ओब्लिकली। एंड उसके बाद उसको प्रेस करते थे। वेज शेप की जो होती थी वो, इसीलिए वेज शेप का मतलब यूनिफॉर्म होता है। और फिर उस साइंस तब तक ही उनके बन सकते थे जब तक वो मॉइस्ट रहता था, ठीक है। क्योंकि वंस वो अगर सन में ड्राई हो गया तो क्ले टैबलेट क्या हो जाएगी, एकदम हार्डन हो जाएगी। और उसपे उसके बाद आप क्या कर, उसपे आप उसके बाद उसपे कोई चेंज नहीं ला सकते, ठीक है। अब I'll just give you one example. You people know that we use earthen pot, जिसको हम मटका बोलते हैं। वो एक्चुअली में मिट्टी से ही बनी हुई होती है ना। तो वैसे करके वो क्ले लेते थे इनिशियली, जो गीली होती थी। उसके बाद आई टोल्ड यू, पतली सी जो रीड प्लांट है उसकी स्टेम लेते थे और फिर उसको ओब्लिकली ऐसे काट देते थे। उसको वेज शेप्ड इसीलिए ही बोलते हैं। और फिर उससे क्या करते थे, उस पेन से उस क्ले टैबलेट को हाथ में पकड़ के उसके जो भी उनको बनाने होते थे सिंबल्स वो बनाते थे। पर जल्दी बनाते थे, क्योंकि अगर ये क्ले सूख गया तो फिर इस पे वो सिंबल्स जो है अगर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो वेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या कर देते थे, इसको ड्राई कर देते थे सन में। अब ये जब एक बार हार्ड हो गई है ना, उसके बाद ये टोटली क्या हो जाती थी, मतलब इनडिस्ट्रक्टिव जैसे हो जाती थी। जैसे हमारे अर्दन पॉट्स होते हैं कि एकदम सॉलिड जैसे हो गए हैं, ऑब्वियसली ऐसे ऐसे मतलब इट वाज नॉट लाइक वेट क्ले जो इजीली अगेन मोल्ड हो जाए, उसको हम ऐसे अलग शेप का कर दें, ठीक है। तो ये उनका तरीका था क्या करने का, दिस वाज द वे ऑफ इनिशियली नोटिंग डाउन सर्टेन थिंग, ठीक है। सो क्ले टैबलेट इनकी बहुत सारी जो है वो बोथ साइड्स पे लिखा जाता था इन यूनिफॉर्म। और अगर हम जो आपकी बुक में दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 34, यू कैन से कि इसमें दोनों साइड के इन्होंने दिखाया हुआ है, बोथ साइड्स। एक क्ले टैबलेट है जिसके बोथ साइड में यूनिफॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें एक्चुअली एक मैथ्स की एक्सरसाइज की गई है। अगर आप ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल दिखाया हुआ है इसमें एक साइड पे, और उसके बाद उससे रिलेटेड चीजें लिखी हुई है। एंड दे हैव सॉल्व सर्टेन काइंड ऑफ मे बी एक्सरसाइज, मैथ्स की एक्सरसाइज कुछ सॉल्व की है, ठीक है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यूनिफॉर्म जो है वो इसका मतलब वेज शेप्ड होता है। एक्चुअली इट हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स क्यूनिस, जिसका मतलब होता है वेज, और फॉर्मा जिसका मतलब होता है शेप्स, ठीक है। सो हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो इन्होंने यूनिफॉर्म इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स क्यूनस मीनिंग वेज एंड फॉर्मा मीनिंग शेप, ओके। Now we should move on to understanding about this a bit more, ठीक है। So when a written record for maybe delivery of pieces of metal, एक बार इन्होंने सपोज डिलीवरी के लिए वो क्ले का बना दिया था, क्ले टैबलेट, और उसको यूज कर दिया। अब जब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रेड वेट सब हो गया, तो उसके बाद उस टैबलेट को डिस्पोज ऑफ मतलब थ्रो कर दिया जाता था एज समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट and not maybe usable also. So the tablet was thrown away. Once the surface dried, obviously signs जो है उस पे वापस प्रेस नहीं किए जा सकते थे। So हर ट्रांजैक्शन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके लिए एक सेपरेट रिटर्न टैबलेट बनाया जाता, ठीक है। सेपरेट रिटर्न टैबलेट was made. Now this is why tablets occur by the hundreds of Mesopotamian sites. ओके तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे इनके एविडेंसेस अवेलेबल हैं, सिंपली बिकॉज क्योंकि वो हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन के लिए ये लोग टैबलेट्स बनाते थे, क्योंकि एक बार यूज हो गया उसको वापस तो यूज किया जा नहीं सकता, दैट इज व्हाई।
और इसीलिए हमें उनके बारे में बहुत ज्यादा पता है, because we have got lot of sources if we compare it to the contemporary Indian time period और उनके sources. So finally we'll see that around 2600 BCE या उसके अराउंड ही लेटर्स जो है वो यूनिफॉर्म बन गए थे और लैंग्वेज कौन सी हो गई थी, सुमेरियन. और राइटिंग अब it was not only used for keeping records but now it was used for many other things. ठीक है, तो many other things में हम क्या देखेंगे, records तो रखते ही थे बट इसके साथ साथ मेकिंग डिक्शनरी, लैंड ट्रांसफर्स जो है उनकी लीगल वैलिडिटी, नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स, किंग्स क्या करते थे, अनाउंसिंग द चेंजेस दैट द किंग हैड मेड. ओके, अगर कोई लॉज है, एग्जिस्टिंग लॉज जिसमें राजा ने कुछ चेंजेस किए हैं वो सारे. देन सुमेरियन जो है, जो कि अर्लीस्ट लैंग्वेज, नोन लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की, was gradually replaced after 2400 BCE by the Akkadian language. यानी जो अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज थी सुमेरियन, उसको चेंज कर दिया गया, मतलब बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली इम्पोर्टेंस ऑफ द अदर एम्पायर या द अदर मे बी एरिया जो डोमिनेंट हो गई थी. So we know कि Sumerian, the earliest known language of Mesopotamia, was gradually replaced after 2400 BCE by the Akkadian language. ठीक है, uniform writing in the Akkadian language then continued for a long time span until the first century CE, which is around more than 2000 years. ठीक है, तो it continued for a long period of time. तो ये तो इनका पूरा राइटिंग का डेवलपमेंट है. पर अब इनकी राइटिंग किस टाइप की थी, जैसे भाई हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वैसे इनकी क्या थे, अल्फाबेट्स थे या कोई और दूसरी चीज थी, या पिक्चर्स ही यूज करते थे या कुछ सिंबल्स लेटर्स जैसे क्या यूज करते थे. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड दिस इज व्हाट वी ऑल्सो नीड टू नो. सो अबाउट दिस वी विल बी स्टडिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास. So whatever we have done today, I suppose everything is clear to you people. If you still have any doubt, feel free to ask. Okay, then we'll continue in the next class.